प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो केमिस्ट्री बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री यानी रसायन की मूलभूत अवधारणाएं के अंतर्गत लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक संयोग के नियम के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक संयोग के नियमों से आप क्लास 9th में भली भांति परिचित हो चुके हैं। क्लास 9th में आपने 2 नियम पढ़ा था और क्लास 11th में आपको यहाँ पर 5 नियम पढ़ने हैं, जिसमें से पहला नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट और सेकंड नियम, जिसे हम पदार्थ की अविनाशिता का नियम या पदार्थ के संरक्षण का नियम या द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यानी स्थिर अनुपात का नियम, इसे आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। 3 नियम जो नए आए हैं जिनको आपको क्लास 11th में पढ़ना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी गुणित अनुपात का नियम, गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन यानी गैसों के संयोग का नियम, जिसे गै-लुसैक ने दिया था, और 5वां जो है एवोगैड्रोस लॉ यानी एवोगैड्रो का नियम। तो इस प्रकार से इन सभी नियमों को हम उदाहरण के द्वारा एक एक करके समझेंगे। तो आप ये नियम नोट कर लीजिए, ये सभी नियम नोट कर लीजिए, और हम जो है एक एक करके सभी नियम को समझेंगे। तो सबसे पहला जो नियम है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी पदार्थ, इसको अपन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ये पदार्थ यानी यहाँ पर एक्चुअल में मास जो है ये द्रव्यमान शब्द के लिए है। तो ये जो नियम है द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, आपने पदार्थ के संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर पढ़ा होगा, यानी पदार्थ के संरक्षण का नियम। यहाँ पर थोड़ा सा मैटर की जगह मास है। तो द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जो कि 1756 ईस्वी में लोमोनोसेव नामक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ये नियम क्या कहता है कि ठीक ये नियम बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसा आपने पदार्थ के संरक्षण के नियम के लिए पढ़ा था, यानी कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसका रूप बदला जा सकता है। जो हमने पदार्थ में पढ़ा था, या तो पदार्थ में तो अपन रूप बदल लेते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है वो द्रव्यमान है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना नष्ट किया जा सकता है। यानी कि अभिकारक में जो पदार्थ होंगे, अभिकारक में जो तत्व होंगे, उनके जो परमाणु होंगे, उनका जो परमाणु द्रव्यमान, जब अभिकारक आपस में क्रिया करके पदार्थ किसी उत्पाद का निर्माण करेंगे तो उस उत्पाद में वही एलिमेंट्स के एटम रहेंगे जो रिएक्टेंट में थे, सिर्फ वो किसी दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। लेकिन आप रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास जब टोटल करके आप देखेंगे, रिएक्टेंट का मास आप देख लीजिए, टोटल रिएक्टेंट्स का मास और टोटल प्रोडक्ट का मास, तो जब आप देखेंगे तो आपको दोनों के मास में कोई भी अंतर, यानी दोनों का द्रव्यमान बराबर रहेगा। तो इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हम एक प्रयोग लेंगे। तो वो प्रयोग कैसा है कि इसमें जैसे मान लीजिए ये एक हमने कुछ इस प्रकार का ये बॉटल लिया, और इस बॉटल में हमने यहाँ पर मान लीजिए KCl का सोल्यूशन यानी पोटेशियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन भरा, और इसमें हमने AgNO3 का सैचुरेटेड सोल्यूशन भरा, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ AgNO3 और सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो जब आप यहाँ पर दोनों में सैचुरेटेड सोल्यूशन रखें, अभी तो ये दोनों अलग अलग हैं, अब कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि इनको जोड़ दिया जाए, और जोड़ने के बाद एक दूसरे में मिक्स कर दिया जाए। तो जब मिक्स करेंगे तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ ना कुछ उत्पाद बनेगा। तो अब उत्पाद तो बन गया, लेकिन यहाँ पर हमको करना क्या है, हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को सत्य करना है। तो सत्य करने के लिए अपन करेंगे क्या, सबसे पहले ये फ्लास्क लेंगे, बीकर, इस प्रकार की बोतल लेंगे, ना ये बीकर है ना फ्लास्क है, इस प्रकार की हम बोतल लेंगे,
और उस बॉटल में हम पहले अलग अलग था मान लीजिए, तो जितना केसी, जैसे अभी ये अलग अलग है, ठीक है, ये अभी ऐसे अलग अलग है, अभी एक रिएक्ट नहीं किए हैं। तो मान लीजिए कि पोटेशियम क्लोराइड की जितनी मात्रा आपने यहाँ पर ली है और AgNO3 की जितनी मात्रा आपने इस बॉटल में ली है, ठीक है। अब आपने इन दोनों का द्रव्यमान आप ले लेंगे, इसका भी द्रव्यमान, यानी बॉटल ए में पोटेशियम क्लोराइड का कितना द्रव्यमान है और बॉटल बी में AgNO3 का कितना द्रव्यमान है, इसका भी द्रव्यमान ग्राम में पता कर लेंगे। मान लीजिए A ग्राम इसका है और इसका B ग्राम है, अभी रिएक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जब आप रिएक्ट करा लेंगे तो रिएक्शन करने के बाद कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। अब जब नया प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मान लीजिए इनके बीच में रिएक्शन हुआ, तो रिएक्शन के बाद यहाँ पर उत्पाद बनेगा, कोई उत्पाद बना या प्रोडक्ट बना, तो ये जो प्रोडक्ट है इसका मास, ये जो रिएक्टेंट है इनके मास के क्या होना चाहिए, इक्वल, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी अभिकारक की जो मात्रा है, अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। तो इसको हम इसकी पुष्टि करते हैं। इसकी पुष्टि कैसे करेंगे, जैसे हमने अभी इसमें हमने क्या क्या लिया था, इसमें KCl लिया है और AgNO3 लिया है। तो KCl का द्रव्यमान, यानी KCl क्या है, एक यौगिक है, इस अणु का द्रव्यमान कितना होगा और यहाँ AgNO3 का द्रव्यमान कितना होगा। अणुओं का द्रव्यमान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी अणु में जितने भी तत्व हैं उन तत्व के अवयवी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग कर देते हैं, तो हमको उस अणु का द्रव्यमान निकल आएगा। तो जैसे मान लीजिए KCl का आपको द्रव्यमान निकालना है, आपको किसका द्रव्यमान निकालना है, KCl का। तो KCl के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पोटेशियम का और क्लोरीन का द्रव्यमान हमको पता होना चाहिए। तो इसका जो द्रव्यमान है वो बुक में टेबल में दिया होता है, आप परमाणु क्रमांक याद कर लीजिए और द्रव्यमान कर याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े भी तो एक रफ आइडिया के लिए परमाणु क्रमांक को दुगना कर दीजिए, तो लगभग परमाणु द्रव्यमान जो है वो आ जाता है। तो यहाँ पर पोटेशियम का द्रव्यमान यहाँ पर हमने लिख रखा है 39.1 और प्लस यहाँ पर क्लोरीन है, तो क्लोरीन का भी 35.1, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो 74.2। तो पोटेशियम क्लोराइड का द्रव्यमान यहाँ पर कितना हो गया है, 74.2। साथ में यहाँ पर AgNO3 आपने लिया है, आपने क्या लिया है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो Ag का द्रव्यमान, Ag का यहाँ पर मास कितना है, Ag है 107.9, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन का है 14, फिर यहाँ पर ऑक्सीजन का 16, तो 16 3 48, इसको ऐड कर दीजिए 9 6 1। तो AgNO3 का मास कितना आया, 169.9, 169.9। और इसका कितना निकाले थे अपन, इसका अपन निकाले थे, फिर से निकाल लेते हैं अपन, KCl है ना, तो ये यहीं पे लिखा हुआ है 516 और 336 74.6, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। टू 44.5। तो पोटेशियम क्लोराइड और AgNO3 इन दोनों का मास हमने ऐड किया, यानी ये पोटेशियम क्लोराइड का मास है, ये मान लीजिए ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, यानी 74.6 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड 169.9 ग्राम ऑफ AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये इनके अपन केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं। ये वैल्यू अपन यहाँ पर अपने याद करने के लिए लिख लेते हैं, कहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड की वैल्यू है
74.6 169.9 ये आया है 244.5। ये आपने रिएक्टेंट के लिए है, रिएक्टेंट का मास है। अब जब देखिए आप केमिकल रिएक्शन पर लिखें KCl प्लस AgNO3 गिव्स, रिएक्शन कैसे होगा AgCl प्लस KNO3। ये हमारे अभिकारक हैं और ये हमारा उत्पाद है। तो अभिकारक की मात्रा हमने कितनी ली है, मान लीजिए 244.5 ग्राम। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का कुल द्रव्यमान भी 244.5 होना चाहिए। जब रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा, इसका मतलब वहाँ पर रासायनिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान के संरक्षण का नियम का प्रतिपादन का फॉलो हो रहा है। तो आप देख लीजिए इसको। अब AgCl का आप निकालिए, AgCl, Ag का कितना है 107.9, क्लोरीन का 35.5, वन 43.4 और है KNO3, K की वैल्यू है 39.9 N। (91.9) अब इसको ऐड कर दीजिए। तो आप इसको एक बार 1 चेक कर लेते हैं। 74, ये 91 है ना, 91 कहाँ से आया है AgCl। तो यहाँ पर 2 है ना, ये हो जाएगा 101। कितना है 101, आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए 101 यहाँ पर कितना हो जाएगा 244.5। तो आपने देखा कि रिएक्टेंट का जो मास है 244.5 और प्रोडक्ट का जो मास है वो कितना है 244.5। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का जो टोटल मास है कुल द्रव्यमान 24.5 था और प्रोडक्ट का भी जो टोटल मास या द्रव्यमान है 244.5। तो इस उदाहरण के द्वारा हम ये बता सकते हैं कि अभिकारक की जितनी मात्रा या अभिकारक में रिएक्टेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जो मास होता है, प्रोडक्ट में भी हमें उतना ही मास प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस उदाहरण के द्वारा हम द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को बता सकते हैं। एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं। एक एग्जांपल में अपन क्या करते हैं कि हम एक ये राउंड बॉटम फ्लास्क, गोल पेंदी का फ्लास्क ले लेते हैं और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में हमने यहाँ पर भर दिया है रेत। क्या भर दिया है हमने? रेत। और रेत भरने के बाद हमने इसमें फास्फोरस का एक टुकड़ा रख दिया, फास्फोरस का टुकड़ा। और टुकड़ा रखने के बाद हम यहाँ पर एक कार्क लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसका हम मास फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसका हम वेट ले लेंगे, तो वेट लेने से हमें इसका मास पता चल जाएगा। उस मास को हम नोट कर लेंगे। मान लीजिए वो मास कितना आया है 1 ग्राम। कितना आया है 1 ग्राम। अभी रिएक्शन नहीं हुई है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको गरम करेंगे। तो जब गरम करेंगे तो ये फास्फोरस जलेगा और यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन गैस थी, इस रिक्त स्थान में ऑक्सीजन गैस थी, तो फास्फोरस का जब दहन होगा तो फास्फोरस क्या बनाएगा, एक यौगिक बनेगा, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा। तो
अब ये फास्फोरस जल चुका है और रासायनिक अपक्रिया हो चुकी है। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया हो चुकी है। तो रासायनिक अपक्रिया के बाद हम पुनः इसका मास फाइंड करेंगे, इसका वजन लेंगे और वजन से हम इसका मास निकाल लेंगे। तो जब इसका द्रव्यमान हमको प्राप्त हो जाएगा और वो द्रव्यमान अगर यानी रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद अगर दोनों का द्रव्यमान बराबर है, यानी अपक्रिया के पहले जो द्रव्यमान था और अपक्रिया के बाद अगर वही द्रव्यमान है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो है द्रव्यमान सही है। यानी 1 ग्राम, और ये अभिक्रिया के पहले 1 ग्राम था और अभिक्रिया के बाद भी अगर अभिक्रिया के बाद भी ग्राम ए ही रहेगा, पदार्थ जरूर बदल जाएगा। तो अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान अगर दोनों बराबर है, इस आधार पर हम कह देंगे कि किस नियम की सत्यता की पुष्टि हो रही है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम की सत्यता की पुष्टि हो रही है। इस प्रकार आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब हम एक दूसरा नियम लेते हैं। दूसरा नियम हम लेंगे स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम जो है ये 1799 में प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट या प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम ये कहता है कि किसी भी पदार्थ को किसी भी स्रोत से क्यों प्राप्त न किया जाए, किसी भी पदार्थ को चाहे हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उस पदार्थ में अवयवी तत्वों के परमाणुओं का जो अनुपात है, अवयवी तत्वों के परमाणुओं के जो द्रव्यमान का अनुपात है, वो सदैव क्या होता है, एक निश्चित होता है। उदाहरण के लिए हम जैसे मान लीजिए पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। पानी को आप कई स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि नदी से, तालाब से, झील से, समुद्र से, बरसात का पानी, हैंडपंप का पानी, कुएं का पानी, और यहाँ तक कि मान लीजिए प्रयोगशाला में बनाया हुआ पानी। तो ये जो पानी है हमने कई स्रोतों से प्राप्त किया। हम देखते हैं कि पानी चाहे कहीं कहीं से भी लिया गया हो, उस पानी में मौजूद क्या रहेगा, उस पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मौजूद रहेंगे। और उसमें जो तत्व हैं तो वो उनके बीच का अनुपात क्या होगा, 2:1। कौन सा अनुपात मिलता है, किसी भी स्रोत से आप पानी प्राप्त करेंगे उसमें अभी तत्वों के परमाणुओं का अनुपात 2:1 ही मिलता है। अब जैसे हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, 1 होता है। तो इस सूत्र में इनका हम द्रव्यमान निकालते हैं, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1। अब क्योंकि यहाँ पर 2 है तो आप 2 लिख लीजिए। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान ये होता है 16। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16। तो यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी द्रव्यमान के बीच में जो अनुपात है वो 1:8 आ रहा है। यानी इनके बीच में जो निर्माण हुआ है उसका अनुपात 2:1 है, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में पानी बनाते हैं। लेकिन इनके द्रव्यमान के बीच का जो अनुपात है वो 1:8 है। तो आप चाहे पानी किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, हर पानी का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनके द्रव्यमानों का अनुपात आपको 1:8 ही मिलेगा। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरण दे सकते हैं। अन्य उदाहरण आप लेंगे, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे हम किसी पदार्थ को जलाएं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिले, चाहे हम कार्बन और ऑक्सीजन को योग कराएं तो हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिले। तो कार्बन और ऑक्सीजन के जो अवयवी परमाणु हैं वो भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में होंगे। मीन्स कहने का मतलब ये है कि किसी यौगिक को आप अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करिए, उनके अवयवी तत्व के जो परमाणु होंगे वो एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे, और भार जो है उसमें भी सदैव एक निश्चित अनुपात होगा, यानी वो अनिश्चित नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक स्रोत से प्राप्त किए और दूसरे स्रोत से प्राप्त किए तो अलग